हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कल यानी सैटरडे को 13 फेब हुआ हमारा पंजाब स्टेट सिविल सर्विसेज कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यानी जो इसको हम लेमन टर्म में पीसीएस एग्ज़ाम बोलते हैं 2020। इसका एनालिसिस एंड उसके बियॉन्ड हमें क्या क्या लेसन लर्न करने चाहिए थे इस पूरे एग्ज़ाम से, ताकि गोइंग फॉरवर्ड, अब ये तो एग्ज़ाम हो गया, इसमें तो अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं ना, जो भी आपने अपने आंसर की के अकॉर्डिंग अपने मार्क्स वगैरह बना लिए होंगे। लेकिन इसके बाद जो पंजाब स्टेट गवर्नमेंट के नायब तहसीलदार, पटवारी एक्सेट्रा, तो जो वेरियस एग्जामिनेशंस आएंगे, इस एग्ज़ाम से हम कैसे रेफरेंस लेके क्या चीज़ें सीख सकते हैं ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में हमें ये चीज़ का ये जो दिक्कतें आई इसका सामना ना करना पड़े। उस कॉन्टेक्स्ट में ये वीडियो है। कल सर ने आपके सामने की जो टेक अवेज थे पीसीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड, जीएस के पेपर से रिलेटेड, वो आपको बताए थे कल के वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम उसके बियॉन्ड जाकर एनालिसिस सा करके पूरा देखते हैं कि हमें क्या क्या सीखने को मिल सकता था इस एग्ज़ाम में, ताकि आने वाले टाइम में हम उन चीज़ों को सुधार सकें, है ना। ओके जी, तो सबसे पहले क्वेश्चन सेग्रीगेशन देख लेते हैं। ओवरऑल वैसे अभी अगर आप चाहें तो इसको जैसे मर्जी फर्दर डिविजन्स कर सकते हैं ना। हिस्ट्री में अगर मैं एंशिएंट, मेडिवल एक्सेट्रा ऐसे डिवाइड कर सकता हूँ, करंट अफेयर्स को नेशनल, इंटरनेशनल एक्सेट्रा। तो बट ओवरऑल जो कंसेंसस अगर हम देखें तो इसके ऊपर बना हुआ है कि हिस्ट्री के 12 क्वेश्चंस आए थे, इंक्लूडिंग योर एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। उसके बाद ज्योग्राफी से 8, पॉलिटी से 9 क्वेश्चंस थे, स्टैटिक और जो करंट है कंबाइंड, ठीक है। उसके बाद इकॉनमी से 23 क्वेश्चंस थे। इकॉनमी काफ़ी हैवी रहा एंड काफ़ी बेसिक थे इकॉनमी अगर हम देखें तो, है ना। उसके बाद एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से 13 क्वेश्चंस, जनरल साइंस के 11 एंड करंट अफेयर्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों के कंबाइंड 19 क्वेश्चंस थे एंड पंजाब स्पेसिफिक 5 क्वेश्चन थे। लेकिन अब इस एग्ज़ाम की जो ख़ास चीज़ क्या रही कि इन्होंने बिल्कुल जो रटे रटाए कॉपी पेस्ट क्वेश्चन नहीं डाले। क्वेश्चन थोड़े मॉडिफाइड थे, अच्छी लेवल के क्वेश्चंस थे। वी शुड कंसिडर एंड गिव इट टू पीपीएससी कि उन्होंने अच्छा काम तो किया इसमें। पेपर हालांकि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाली साइड भी था, क्योंकि जो करंट अफेयर्स थे थोड़े डिफ़िकल्ट लेवल के थे एंड एक्सपेंस काफ़ी वाइड था उनका, है ना। तो अब हमें पूरे इस प्रोसेस से हमने पेपर से सीखा क्या। अगर हम इसको सब्जेक्ट वाइज ही लेकर चलें तो हिस्ट्री की अगर हम बात करें, विजयनगर एम्पायर से क्वेश्चंस आते हैं एंड आएंगे आने वाले टाइम में। इफ़ यू पिकअप एनी पेपर, चाहे वो पीपीएससी का हो, चाहे यूपीएससी का हो, किसी स्टेट का हो, तो यूजुअली इन सब टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस मिलते हैं। विजयनगर से पक्का क्वेश्चन आता है, यूपीएससी के केस में बुद्धिज़्म से पक्का क्वेश्चन आता है ना। और उसके बाद चोला एम्पायर पे क्वेश्चन इस बार पीपीएससी में भी था एंड यूपीएससी में भी आता रहता है। एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान बनी, जैसे इसमें जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस थी उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। लेकिन यूपीएससी में भी जैसे कांग्रेस से पहले जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, जो भी मान लो बंगाल या महाराष्ट्र में काम कर रही थी, वेरियस लीडर्स एक्सेट्रा, है ना, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन एक्सेट्रा, तो उनके फाउंडर्स, उनके लीडर्स, ऐसे जो आपको अगर हम अभी जो स्टेज पे हम हैं, इस पे हमें क्या करना है कि जो ऑलरेडी हम बेसिक जो बुक्स हैं वो हमने पढ़ रखी हैं, आई एम प्रिज्यूमिंग कि हमने पढ़ रखी हैं वो, है ना, तभी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो बेसिक बुक्स अगर हमने कर रखी हैं, लेकिन फिर भी अगर हमारा रेपिटेटिवली एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कुछ फंडामेंटल फ्लॉ है कि हम अपनी जो वीकनेस है उसके ऊपर अपना इक्विवेलेंट जो टाइम है उसको डिवोट नहीं कर रहे, या फिर जो एग्ज़ाम्स में चीज़ें पूछी जा रही हैं उनके ऊपर हम हमारी जो अप्रोप्रिएट तवज्जो है वो नहीं दे रहे, बट हम क्या कर रहे हैं कि वही चीज़ों को बार बार सेम जो हमारी स्ट्रेंथ है उसी को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं एंड वीकनेस के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। तो अगर आपको विजयनगर एम्पायर की जो मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन है या चोलास का कैसे काम चलता था, लोकल बॉडीज़ एक्सेट्रा, तो अगर उसकी क्लैरिटी है, वेल एंड गुड, तो फिर आपको ये क्वेश्चन आने चाहिए थे। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आए तो इसका मतलब प्रॉब्लम है। आने वाले टाइम में हम क्या करेंगे, इन टॉपिक्स के ऊपर अपना जो फोकस है थोड़ा बढ़ाएंगे, इनको थोड़ा ग्रेटर डिटेल में करेंगे। एंड हुण जे आप अपना फोकस पंजाब दी साइड देखिए, पंजाब स्पेसिफिक जीके वगैरह दी साइड देखिए, तो गुरु साहबान ते क्वेश्चन यूजुअली आउंदा है। इस बार चलो नहीं आया, लेकिन इस बार की होया, महाराजा रणजीत सिंह जी ते क्वेश्चन आया। मिसलों ते क्वेश्चन हर बार तुसी जदों मर्जी का पेपर चा के देख लो, जो पंजाब दी मिसलां रही ने क्वेश्चन पक्का ही पक्का आउंदा है। तो जे आप ये चीज़ां नहीं करके जा रहे, तो इसका मतलब ये है कि आप जो नॉर्मल एक एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं उस तो आप थोड़ा पिछे अपने आप को पहले ही रख रहे हैं ना, कि अपन वो चीज़ नहीं आती जो उन्होंने आती है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अगली बार कोई भी पंजाब स्टेट का पेपर देना तो यह चीज़ों पर आप स्पैशल फोकस रखना है। जिमें 10वें पातशाह जी के किहड़े उन्होंने की जिमें चंडी दी वार लिखा है ना, तो उन्होंने की पोएटिक कॉन्ट्रीब्यूशन रही है वो दसनी है आप, या मान लो कि मिसलों का यूजुअली, चलो मिसलों की तो आप इतने गल कर ही ली। इस तो इलावा भी कि जो अपने 10 गुरु साहबान से उन्होंने पर्टिकुलरली हर गुरु का कुछ ना कुछ
ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਲੀਸਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੀमेंट करना आगे आने वाले टाइम। ठीक है जी। सिमिलरली पॉलिटी की जब मैं बात करता हूँ तो 5th एंड 6th स्केड्यूल ट्राइब से रिलेटेड जो स्केड्यूल है, तो इसमें मेजरली क्या होता है कि कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन रह जाती है कि ये चीज़ 5th स्केड्यूल में थी या 6th स्केड्यूल में थी। तो आप वो चीज़ ਨੂੰ भी एलिमिनेट करना है। 5th एंड 6th स्केड्यूल ਨੂੰ थोड़ा थॉरली पढ़ना है ना। ओके, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि काफ़ी पर्सनैलिटीज़ हैं जो हमारे इसमें, पर्सनैलिटीज़ कह लीजिए, अथॉरिटीज़ कह लीजिए, पॉलिटी में जो हम पढ़ते हैं कि चीफ़ जस्टिस हैं, प्रेसिडेंट हैं, सो उनकी क्या पावर्स हैं, है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए क्या उनकी पावर्स हैं, किसको कौन अपॉइंट करता है। अगर आप इसे टोटल लगाएंगे तो हार्डली 15-20 बंदे निकल कर आएंगे जो इंपॉर्टेंट हैं हमारे गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वी कैन नॉट स्किप दैम। ठीक है जी। चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट, है ना। तो ऐसे कर करके चाहे तो एक चार्ट बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए ये चीज़ें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे। आने वाले टाइम में क्वेश्चन इन्हीं चीज़ों से आते रहेंगे। एंड अब क्योंकि अगर हम इन क्वेश्चंस को डिसेंटली हैंडल कर पाए हैं इस एग्ज़ाम में, तो देन यू नीड नॉट वरी कि आपको तो चीज़ें पता हैं। लेकिन अगर आप इनको नहीं मेंड कर रहे अपने वेज को, एंड बार बार जिस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको चीज़ें नहीं पता उससे क्वेश्चन आ रहा है एंड यू आर फ्लंकिंग द एग्ज़ाम, तो हमें थोड़ा रिहाइड्रेट करने की ज़रूरत है। पंचायत एंड लोकल बॉडीज़, अब अगर आप लक्ष्मीकांत की बुक देखें तो ये थोड़ा पीछे बीच में कहीं रह जाता है, तो ना मेजरली फोकस इसमें से चला जाता है। लेकिन अभी जैसे मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में जो इलेक्शंस चल रहे हैं म्यूनसिपैलिटीज़ के ना, आज ही इनफैक्ट अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन चल रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा। म्यूनसिपैलिटीज़ में तो इनफैक्ट काफ़ी आगे 6-7 कैटेगरीज़ हैं, है ना। कोई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, कोई म्यूनसिपल कमेटी है, कोई आपकी कैंटोनमेंट की उसको गवर्न करने की बॉडी है। तो इन सब के बीच में डिफरेंस, सो ये जो चीज़ें हैं बहुत स्पेसिफिकली इनके ऊपर फोकस करना है ना। और उसके बाद पीसा एक्ट, जो एक्सटेंशन ऑफ पंचायत टू ट्राइबल एरिया, शेड्यूल्ड एरियाज, जो भी लगा लीजिए, जो भी एक्ट का नाम है, तो ये अगेन ट्राइब से रिलेटेड ही है। तो जो हमारे शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, इनके बारे में पक्का पता आपको होना चाहिए। थोड़ा इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग कीजिए अपनी को। जोग्राफी, सो जोग्राफी जी मैं देखा पिछला PCS का जो पिछला एग्जाम होया सी, उसके ऊपर भी डैम्स एंड रिजर्वॉयर ते क्वेश्चन सीगा। इस बार फिर क्वेश्चन आया, तो अगेन वही चीज़ बार बार जो आप इग्नोर कर करके चलते जावांगे तो रिजल्ट भी फिर वही ਜਿਹੇ आउणगे। तो थोड़ा एक एक्स्ट्रा एफर्ट इन्हां चीज़ों के उपर स्पैशल फोकस देना पएगा आपां नूं, है ना। डैम्स एंड रिजर्वॉयर्स, माउंटेन रेंजेस एंड पासिस, ठीक है। उस तो बाद क्रॉप एंड सॉइल टाइप की, जे कॉटन है तो किहड़ा सॉइल चाहिए, है ना। कॉटन के क्वेश्चन से इस बार कि लेटराइट सॉइल दे विच हुंदा है, किहड़े सॉइल दे विच हुंदा है। तो ओवरऑल इंडिया का जो क्रॉप एंड सॉइल टाइप वाला जो पूरा है NCERT दे विच गिवन है, तो उन्होंने एक बार रीविजिट करना आपां, ठीक है। उस तो बाद ग्लोबल क्लाइमेट टाइप, मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, है ना। और उसके बाद ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट के क्या फीचर्स हैं। इहदे नाल एक होर चीज़ ऐड कर लियो, अपने जो ओशन करंट्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओशन करंट्स, किहड़ा करंट कित्थों जांदा है, UPSC दे विच भी पुछियां जांदियां ने ये चीज़ां, है ना। एंड PCS दे विच भी पुछियां जा रही ने, हुंदा तो फिर आपां नूं पता होना चाहिए। इको की अगर मैं बात करूँ, इको बेसिक टर्म्स से रिलेटेड ही थे मेजरली जो क्वेश्चन, जितने भी मेरी आंखों के आगे से निकले मेजरली क्वेश्चंस थे कि बता दीजिए जी एस्क्रो अकाउंट क्या है, एंजल टैक्स क्या है, NPA की कैटेगराइजेशन बता दीजिए, है ना। गैट के मोड क्या है। तो बिल्कुल बेसिक इकॉनमी आ रही है। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो काफ़ी डिटेल में सर ने आपको इकॉनमी कवर कराई हुई है। इफ़ यू आर अ रेगुलर व्यूअर टू आवर चैनल, तो आपको कुछ ऐसी इको की तो ऐसी कोई टर्म नहीं मिली होगी, या एनवायरनमेंट की भी स्पेसिफिकली अगर हम देखें, एनवायरनमेंट में भी आपको कुछ ऐसी चीज़ नहीं मिली होगी जो आउट ऑफ द ब्लू आ गई। विजिटिंग अ चैनल रेगुलरली, तो आपको पता होगा कि मेजरली हम ये सब चीज़ें, जैसे स्नो लेपर्ड के ऊपर पूरा वीडियो मैम ने डिस्कस करवाया हुआ है, वहाँ पर स्नो लेपर्ड के ऊपर क्वेश्चन था, है ना। और उसके अलावा जो हाइड्रोकार्बन वाला, जो स्मोक वाला क्वेश्चन था कि जो कार के आई गेस उस एग्जॉस्ट से कौन कौन से वो निकलते हैं, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, नाइट्रिक ऑक्साइड एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ें हो सकता है स्पेसिफिकली इन टर्म्स में ना कराई हो, लेकिन वेन एवर वी आर डिस्कसिंग सच स्टफ, तो ये चीज़ें आपको इन चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। तो पेपर में भी अगर हम देखें कि बिल्कुल बेसिक चीज़ों की एप्लीकेशन आ रही है एनवायरनमेंट एंड इकॉनमी तो अगर मैं स्पेसिफिकली देखूँ, चलो ज्योग्राफी के डैम्स एंड रिजर्वॉयर, तो अगेन इनको आप
यूजुअली यू डोंट कम अक्रॉस सच थिंग्स, लेकिन इनमें हमने ये स्पेशल एफर्ट डालना है। लेकिन इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट एंड पॉलिटी स्पेसिफिकली, इन सब चीज़ों के लिए आपको अपने थोड़े जो आँख और कान थोड़े खुले रखने हैं, क्योंकि ये चीज़ें आउट ऑफ ब्लू नहीं आती, हम इनको डिस्कस करते रहते हैं रेगुलरली। सो अब उस चीज़ में हम नहीं जाएंगे कि कौन सी वीडियो में क्या पढ़ाया था, दैट इज़ अनदर डिफरेंट थिंग। हमारा अब जो फोकस है इस वीडियो में क्या है कि हम सीखें कि हम क्या गलतियां करते हैं, एंड जो आने वाले एग्ज़ाम है उनमें उन चीज़ों को रेप्लिकेट ना करें, क्योंकि फिर अगर वही करते रहेंगे तो फिर उसी लूप में फंसे रहेंगे। लेकिन अगर आपको इन चीज़ों पे, अब जैसे ये तो काफ़ी मैंने थोड़ा जो नॉर्मल एक स्टूडेंट को दिक्कतें आती हैं वो इसमें लिखी हुई हैं। अदरवाइज़ आप खुद अपना एनालिसिस कीजिए एंड देखिए कि क्या क्या चीज़ें आपकी जो कमज़ोर रहीं, कि क्या आपको बिल्कुल कुछ लेफ़्ट राइट आइडिया ही नहीं था। अगर मैं आपको थोड़ा आइडिया दूँ कि कैसे कर सकते हैं इसको, डिवाइड कर लीजिए कि टॉपिक क्या स्टैटिक था या फिर करंट था, ठीक है, या फिर इम्प्रोवाइजेशन थी करंट की स्टैटिक को एंड वाइस वर्सा, ठीक है। इसमें आप देखिए कि ये तो बिल्कुल जैसे रूडिमेंट्री फैक्ट था कि इसके बिना तो अगर मुझे यही चीज़ नहीं पता तो फिर तो इट डजंट मेक एनी सेंस कि मैं तैयारी करूं। जैसे अब गैट्स के मोड हैं, मोड 1 में क्या है, मोड 2 में क्या है, अगर मुझे यही नहीं पता तो देन आई नीड टू रीविजिट माय इकोनॉमी की बेसिक बुक, है ना, फिर तो वहीं पे दिक्कत आ रही है। तो हमारी जो ओवरऑल जो एनालिसिस का आइडिया यही है कि आप जज करें अपने आप को कि कहाँ पर हम प्रॉब्लम में हैं या क्या चीज़ों को रेप्लिकेट कर रहे हैं, वही गलती को बार बार, है ना। उसके बाद हमने देख लिया कि ठीक है जी, बेसिक फैक्ट में दिक्कत है, एक तो आप ये चेक कर सकते हैं, या फिर इम्प्रोवाइजेशन है फैक्ट की, या मैं फैक्ट को रिकॉल नहीं कर पा रहा, या वो फैक्ट मैंने पढ़ा नहीं। अगर मैंने वो फैक्ट नहीं पढ़ा तो आई नीड टू वाइडन माय लर्निंग बेस, है ना। फिर तो मैं ये देखूं कि भाई और कौन सी किताब करनी, क्योंकि मैंने वो पूरी चीज़ें नहीं की हुई तो मैं आंसर कैसे करूँगा। या दूसरी चीज़ क्या है कि भाई मैंने चीज़ें पढ़ी थी लेकिन मैं रिकॉल नहीं कर पाया, याद ही नहीं आया मौके थे ना, तो फिर मैं किमें करा, मैंने तो याद ही नहीं आएगा। तो ओके, ठीक है, ये चीज़ हो गई। या इस तो बात किया कि इम्प्रोवाइजेशन हो गई कि कुछ ट्विस्ट करके पूछ लिया, अदरवाइज फैक्ट मैंने याद सी बट मैं हम अप्लाई नहीं कर पा रहा। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ योर एप्लीकेशन। तो एटलीस्ट आपको अपनी प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई होए ना। उस तो बाद करंट ਦੇ ਵਿੱਚ भी सेम ही चीज़ है कि भाई करंट ਦੇ ਮੈਨੂੰ फैक्ट्स नहीं याद आ रहे, या फिर की है मैं करंट्स ਨੂੰ अप्लाई नहीं कर रहा, या करंट तो स्टैटिक दी लिंकेज, जैसे दिस इज़ अ थिंग दैट यू नीड टू लर्न ऑन योर ओन। कि मैं मान लो न्यूज़पेपर उठा के पढ़ रहा हूँ चीज़ें, मैं रोज़ देख रहा हूँ कि अच्छा जी कोविड में नई नई गाइडलाइंस आ गई, कुछ आशा वर्कर्स को वो दे दी, तो अब दिस इज़ माई प्रेरोगेटिव कि मैं वापस जाके थोड़ा उन सब चीज़ों में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाऊं एंड देखूं कि आशा क्या काम करती है ना। क्योंकि क्वेश्चन इज़ कमिंग फ्रॉम एनीवेयर, सो यू नीड टू लर्न ऑलमोस्ट एवरीथिंग अंडर द सन, बट अगेन दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो जो चीज़ें जहाँ जहाँ आ रही हैं वहाँ से हमें उनको पिक करते चलना है। तो थोड़ा क्यूरियस माइंड दिखाना पड़ेगा एंड देन थिंग्स आर नॉट दैट फार। ओके, इकॉनमी की बेसिक टर्म्स हमने देखी कि ये चीज़ें, या बिल्कुल जो बेसिक इकॉनमी है, आने वाले जो एग्जाम्स होंगे तो बेसिक इकॉनमी का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट आई मीन टू बी डूइंग हेयर, कि एटलीस्ट जो टॉपिक हमने यहाँ पर पिन पॉइंट करके लिख दिए, इनको तो आप लेफ़्ट से राइट बिल्कुल ऊपर से नीचे पढ़ डालो, ठीक है। मार्केट से बहुत ऑब्सेशन है, रिसेंटली गवर्नमेंट का भी ऑब्सेशन है, एंड जो ट्रेंड भी चल रहा है कि सब कुछ मार्केट के हवाले करो। तो मार्केट से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होती है वी कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप दम, है ना। एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोस्टल रेगुलेशंस की बात हो रही है, या EIA पे क्वेश्चन आए हैं, है ना। सो एटलीस्ट जो ये टॉपिक्स के क्वेश्चन आए हैं तो आने वाले एग्जाम के लिए मैं ये अपना टॉपिक तो पक्का कर लूँ। दिस इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट यू आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, करंट में नीति आयोग कुछ भी करे, नीति आयोग जो अब गवर्नमेंट का बिल्कुल पोस्टर चाइल्ड है, तो नीति आयोग से रिलेटेड तो लेफ़्ट राइट इन्फॉर्मेशन जो नीति आयोग करंट अफेयर में कर रहा है हमें पता होना चाहिए, क्योंकि वी कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप। आप इस पेपर में क्वेश्चन देखिए कि कितना डिटेल में वो क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। ओवरऑल हम ऐसी चीज़ों को स्किप कर देते कि ये तो कौन ही पूछेगा, लेकिन अगेन जिनको पता है या जिनका कोई किसी ना किसी तरीके आपने आंसर किया, अगर सही है तो देन इट रिवॉर्ड्स एज वेल। तो अब एक्स्ट्रा पढ़ना, थोड़ा लॉजिकली एंड स्मार्ट वर्क से पढ़ना विल रिवॉर्ड यू। अब जैसे अगर मैं पढ़ता ही रहूँ, कुछ भी पढ़ता हूँ इररेलेवेंट स्टफ, तो उसका फिर मुझे एग्ज़ाम में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है ना। ओके, इसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है, तो एजुकेशन पॉलिसी की अब आने वाले एग्जाम्स के लिए प्लीज़ प्रिपरेशन करके रखिएगा। जीन थेरेपी से रिलेटेड चीज़ें पूछी जा रही हैं एंड दिस इज़ द न्यू बज़वर्ड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप इट।
इंटरनेट कनेक्टिविटी से, जैसे ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं। हमारी गवर्नमेंट यहाँ बार बार बोल रही है कि हमने डिजिटल इंडिया करना है ना, इंटरनेट पे सब चीज़ें होनी चाहिए, हम मैक्सिमम गवर्नेंस करना चाहते हैं, मिनिमम गवर्नमेंट। तो वो सब चीज़ें कैसे इंश्योर हो रही हैं? इंटरनेट कनेक्टिविटी के थ्रू इंश्योर हो रही हैं। तो इससे रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर में चीज़ आए, प्लीज़ ऊपर से नीचे, लेफ़्ट से राइट, उसको पूरा ऐसे निचोड़ दीजिए, है ना। उसके बाद है इंडिया का एनर्जी सप्लाई से रिलेटेड, इंडिया की गैस, नेचुरल गैस लगा लीजिए, इंडिया की ऑयल सप्लाईज, है ना। तो ये सब चीज़ें, या फिर जो सोलर एनर्जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, हम आगे डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन हो गया। सो इंडिया की एनर्जी सप्लाई इतनी डियर क्यों है इंडिया के लिए? क्योंकि इंडिया टोटली एनर्जी इम्पोर्टिंग नेशन है। हमारा जो ऑयल है वो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, गैस, नेचुरल गैस है वो भी इंपोर्ट कर रहे हैं। सो इससे रिलेटेड कुछ भी डेवलपमेंट होती है तो ये इंडिया के दिल के बहुत करीब है, तो ये हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि कल को आप ऑफिसर बनोगे, सो यू पीपल वुड बी डीलिंग विद सच स्टफ, है ना। ओके, उसके बाद है पॉवर्टी स्कीम्स। तो गरीबी तो सच्चाई है ही है भारत की, है ना, तो इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद है नई कोई लेजिस्लेशन बन के आ रही है, कोई भी नया लॉ बन के आ रहा है। अगर लॉ बन के आ रहा है तो आप जब थोड़ा इमेजिन कीजिए ना कि आप ऑफिसर बनेंगे, तो यू वुड बी द पीपल रिस्पॉन्सिबल कि उस लॉ को एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट बनेंगे ना, परमानेंट एग्जीक्यूटिव का। तो इसीलिए अगर आपको लॉ की ही नॉलेज नहीं है तो फिर मैं कैसे एक्सपेक्ट कर लूँ, मैं कैसे आपको हायर कर लूँगा, है ना। तो उस लहजे से अगर हम थोड़ा सोचें तो नई जो भी कोई लेजिस्लेशन आती है, PRS लेजिस्लेटिव है, उसको फॉलो कर लीजिए। हम तो चलो रेगुलरली करते ही रहते हैं कवर इन सब चीज़ों को, जो भी नई डेवलपमेंट होती है या कोई भी और करंट अफेयर्स का सोर्स। सो द एजेंडा हेयर इज़ टू मेक यू एम्पावर्ड, कि आपको पता हो कि आपने कहाँ पे अपना फोकस करना है ना। ओके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो भी कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो पास्ट ईयर पेपर्स उस एग्ज़ाम के तो ज़रूर करके जाने हैं हमने, एटलीस्ट 3 पेपर्स। हमारा आइडिया उससे ये नहीं है कि भाई उससे कई बार उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे अगर आप थोड़ा रिकॉल करें 2018 के UPSC प्रीलिम्स में जो नेशनल फाइनेंशियल स्विच वाला क्वेश्चन आया था इस एग्ज़ाम में, वो ऑलरेडी उसमें पूछा हुआ था। तो दीज थिंग्स डू हेल्प, ठीक है। एंड मोर ओवर, जो पास्ट ईयर पेपर आप करते हैं तो आपका थोड़ा वो जो माइंडसेट है वो पेपर को अटेम्प्ट करने वाला बना देता है। क्योंकि ना अगर मैं मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूशन के पेपर कर रहा हूँ, ऑल्दो जो वहाँ पे लोग बना रहे हैं दे डू सफिशेंट अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क टू पुट इन द पेपर एग्जैक्टली लाइक द वन विच दीज कमीशंस पुट, बट अगेन जो डायरेक्टली वट एवर इज़ कमिंग फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, एटलीस्ट उसको तो हम ना इग्नोर करके जाए ना, जबकि हमें फ्रीली अवेलेबल हैं ये चीज़ें, तो फिर मैं क्यों ना पढ़ के जाऊँ जब मैं देने ही जा रहा हूँ एग्ज़ाम। तो पास्ट ईयर पेपर एटलीस्ट 3 पेपर तो आप पक्का करके जाएँ, चाहे UPSC हो चाहे PPSC हो, है ना। ओके, उसके बाद चीज़ों की फुल फॉर्म प्लीज़ दोस्तों याद कर लीजिएगा। इससे पहले जो पंजाब सरकार ने असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट का जो एग्ज़ाम लिया था उसमें आपको नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछी हुई थी। अब इसमें उन्होंने जो ट्रेड्स है उसकी फुल फॉर्म पूछी हुई है, एंड वेरी फनीली ये जो क्वेश्चन था इसकी फुल फॉर्म से ही टूट रहा था। सो इसीलिए फुल फॉर्म्स किसी भी चीज़ की हो, फुल फॉर्म्स एंड हेडक्वार्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट। जो भी कोई चीज़ पढ़ें उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं। कितने क्वेश्चन थे कि जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, है ना। और जो एक वर्चुअल वाटर फोरम जो भी शायद उसका नाम था, जिसके हेडक्वार्टर्स मार्सेल फ्रांस में थे। तो हेडक्वार्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए, या आने वाले जो भी जो कोई PPSC कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कर दिया या पंजाब सरकार कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कर दिया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हेडक्वार्टर्स एंड फुल फॉर्म्स। ये तो आप देख ही ले अपने अक्खों सामने ही है ना। ओके जी, अब हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस आए हैं इन कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो बिल्कुल लॉजिक पे, शेयरली लॉजिक बेसिस पर टूट रहे थे। थोड़ा आप दिमाग लगाते, लॉजिक चलाते, चाहे चीज़ें मैंने पढ़ी नहीं लेकिन कॉमन सेंस मेरे साथ थी, तो ये क्वेश्चन पक्का ही पक्का मैंने सही करना ही था मार्क। अब जैसे ये क्वेश्चन था, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मेंशन्ड द मेगा प्लान ऑफ वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोजेक्ट इन द इंडिपेंडेंस डे एड्रेस। अब भाई मैं तो पढ़ा नहीं है या मैं तो सुने नहीं उस दिन एड्रेस, है ना, तो मैंने नहीं पता कि है, बट चलो मैं थोड़ा इंग्लिश दे ले ही पढ़ लेना अपना कि चलो मेरे सामने आइए तो मैं पढ़ लूँ। तो करेक्ट बताना था हमने इसमें से। सो पहली स्टेटमेंट थी, इट इज़ अ ट्रांस नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड सप्लाइंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। ठीक है जी, होगा कुछ। ओके, उस तो बाद द आइडिया ऑफ द प्रोजेक्ट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 2018 ड्यूरिंग द फर्स्ट असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, नो आइडिया, पता नहीं। ओके, चाइना वाज द ओनली मेंबर कंट्री टू रेजिस्ट दिस प्रपोजल ड्यूरिंग द ISA मीट। पर जे मैनू ये पता कि चाइना तो
ISA ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਦ ਥਰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੇਰਾ ਜੋ ਆਂਸਰ ਹੋਗਾ 1 ਐਂਡ 2 only ਹੋਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਂਸਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਓਕੇ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਐਂਡ ਚਾਈਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ दैट कैनॉट यू नो आई शुड से एस्केप या बेसिकली कैमोफ्लाज योर आई, कि ये ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपकी आंख से निकल कर जा सके। तो इसलिए इतनी एक्सट्रीम स्टेटमेंट, तो आई हैव सम गट फीलिंग कि भाई ये गलत होगी, एंड इसीलिए करेक्ट आंसर भी इसका 1 एंड 2 ही है। तो थोड़ा गट फीलिंग एंड जो प्रेवलेंट कॉमन सेंस है वहाँ पर हमें जाके करना पड़ेगा, इसको थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा। अदरवाइज़ ऐसा मुझे तो अब जैसे पता ही नहीं है कि 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड जैसा भी कुछ प्रधानमंत्री जी ने किया है ऐसा अनाउंस है ना। पहली बात तो चलो अगर मैं सीरियस एस्पिरेंट हूँ तो मुझे पता होना चाहिए था, लेकिन अब मुझे नहीं पता तो आई शुडंट बी पीनलाइज फॉर दैट। तो अगर मैं थोड़ी कॉमन सेंस लगा लूँ तो मेरा आंसर निकल रहा है। सिमिलरली अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हैज़ प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट स्टैंडर्ड फॉर सप्लाई ऑफ पाइप ड्रिंकिंग वाटर नेम्ड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट्स फॉर पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सर्विस। ठीक है, तो आपको बताना था कि की फीचर कौन से हैं इस ड्राफ्ट के। तो पहली स्टेटमेंट है कि आफ्टर ट्रीटमेंट ड्रिंकिंग वाटर शुड कन्फर्म टू इंडियन स्टैंडर्ड। ऑब्वियसली अगर कुछ स्टैंडर्ड है कि इस लेवल का ड्रिंकिंग वाटर आना चाहिए तभी हम इतना तामझाम कर रहे हैं। अगर वैसे ही पानी पिलाया जाना लोगों को तो फिर मतलब ये इनिशिएटिव लाने का ही क्या फ़ायदा, वैसे लोग पानी पी ही रहे हैं है ना। तो ओके, लॉजिकली मैं मान लेता हूँ कि ये चीज़ सही है। दूसरी स्टेटमेंट, एडॉप्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मीटरिंग एरिया कॉन्सेप्ट टू कंट्रोल लीकेजेस। अब इसमें भी मुझे कुछ ऐसा एंटी एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं लग रहा कि कुछ एक्सट्रीम चीज़ ही हो जाएगी है ना। तो अगेन इट सेटिस्फाइज माई लॉजिक कि ऑब्वियसली अगर इतना कुछ हम कर रहे हैं तो लीकेज को कंट्रोल तो करेंगे। लीकेजेस की प्रॉब्लम तो हम जैसे हमारे जो PDS सिस्टम है, टारगेटेड PDS सिस्टम लेके उसके बाद हम तो ये जो लीकेजेस की प्रॉब्लम है इसी को तो कंट्रोल करने पे गवर्नमेंट का पूरा फोकस लगा हुआ है, तो वाटर की लीकेज भी कंट्रोल कर लेगी। उसके बाद क्या है, वाटर ऑडिट शुड बी कंडक्टेड ऑन क्वार्टरली बेसिस। अब ये भी सीम्स डिसेंट, बट अब अगर मेरे दिमाग में कुछ डाउट आता तो वो आता इस चीज़ को लेके कि क्या क्वार्टरली बेसिस पर है या ईयरली बेसिस पर है, सेमी एनुअली है, कब है ना। तो अब यहाँ पर अगेन यू कैन टेक अ लिटिल लीप ऑफ फेथ। अब ये चीज़ें, अब ये वो वाले क्वेश्चंस हैं कि अगर सही हो गए तो दे विल बी रिवॉर्डिंग यू, अगर नहीं हुए तो जो आपका, लेकिन अगर मैं कहीं पे देखूँ मेरी लॉजिकल इनकन्सिस्टेंसी कहीं नहीं आ रही इसमें। अगर तो अब इस चीज़ के बेसिस पे हो जाता एंड मुझे कोई आइडिया नहीं है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन मेरे लॉजिक को तो सारी स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रही हैं ना। एंड अब जो PCS का एग्ज़ाम है एज़ कम्पेयर टू UPSC, तो इसमें हमें फ़ायदा क्या है कि हमारी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इन एनी केस आई विल मार्क एन ऑप्शन रादर देन कि भाई मैं छड़ दूँ। इतना चंगा कि मैं कुछ मार्क करके थोड़ा रिस्क ही ले ला, क्योंकि इन एनी केस छड्डे दे भी 0 है तो गलत मार्क किए भी 0 है ना। तो फिर मैं गलत मार्क करके 0 ले लूँगा। तो इस करके जे मैं अपने लीप ऑफ फेथ ते जांदा तो तीनों स्टेटमेंट्स सही मार्क करता तो करैक्ट आंसर भी मेरा यही आना सीगा ना। ये भी किसी ने सही मार्क ही किया होया। ठीक है जी। उस तो बाद है मीजोथेलोमा। ये तो इनफैक्ट आप अपने प्रीक्योर प्रीमिक्स के विच कीता होया है, डायरैक्ट क्वेश्चन उस तो कीता होया है ना। सो यह जे क्वेश्चन भी आउंदे ने। अब जिमें दिस क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू सम डिजीज़, तो डिजीज़ है ना, कोविड के उपर तो इन्ना टाइम दुनिया बंद रहेगी। तो जो डिजीज़ हैं साइंस एंड टेक में बेसिकली हम और कर क्या रहे हैं, या तो हम डिज़ीज़ कंट्रोल के ऊपर काम कर रहे हैं है ना, या फिर हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। 2-3 ही तो चीज़ें हैं साइंस में। अगर मैं देखूँ स्पेस को, एक साइड स्पेस है, एक साइड मेरी डे टू डे जो टेक्नोलॉजी है, मान लीजिए 5G 4G एट्सेट्रा है ना, या कोई रोबोटिक्स एट्सेट्रा आ गई। लेकिन अब उसकी साइंस नहीं पूछ सकते ना आपको इसमें कि बताओ जी सेमीकंडक्टर यूज़ किए हैं या क्या क्या फंक्शनिंग है उसकी। तो ऐसी चीज़ें नहीं पूछ सकते। तो आपको ओवरऑल अवेयरनेस चेक करने के लिए एग्ज़ाम है, तो अवेयरनेस कैसे चेक होगी, ऐसी चीज़ों से है ना। और एक अनदर थिंग विच आई फॉरगॉट टू टेल यू इन द साइंस वाली थिंग, कि आपको पता होना चाहिए कि वेरियस जो मेटल्स हैं या जो एलिमेंट्स हैं उनसे कौन सी बीमारियां होती हैं ना। एक आउच डिजीज़ है वो किससे होता है, या फिर लगा लीजिए B12 की अगर मेरे में कमी है तो क्या होगा है ना, तो विटामिन D की कमी से क्या होगा। तो ये जो मेटल से रिलेटेड डिजीज़ हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एक चार्ट है, उसको प्लीज़ गूगल कर लीजिए, या कभी साइंस के कोर्स में हम कर लेंगे डिस्कस। तो दैट इज़ दैट।
ऐसी अगेन फॉर द कमिंग एग्ज़ाम्स प्लीज़ इसका जो ये डिजीज़ वाला चार्ट है ये आप पक्का याद करके रखिएगा, है ना। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर होगा, ये तो किसी ने गलती मार्क किया वैसे, ओके। उसके बाद है टेरेस्ट्रियल लेज़र स्कैनिंग के ऊपर क्वेश्चन था। अब मुझे नहीं पता टेरेस्ट्रियल लेज़र स्कैनिंग क्या है, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, चलो मैं पढ़ तो लूँ ही। सो इट इज़ अ मेजरमेंट टेक्निक दैट कैन एक्वायर मिलीमीटर लेवल ऑफ डिटेल फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया, ओके। उसके बाद है इट अलाउज रैपिड ऑटोमेटिक एंड पीरियोडिकल एस्टिमेट्स ऑफ मेनी इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट इन्वेंट्री एट्रीब्यूट्स, ठीक है जी, ये भी मान लेते हैं। इसमें एक वर्ड हमने ध्यान देना है, सराउंडिंग, ओके। उसके बाद है थर्ड स्टेटमेंट, इट मेजर्स द सराउंडिंग 3 डायमेंशनल स्पेस, ओके। कि अब मैं थोड़ा इसको इमेजिन कर लेता हूँ कि ऐसे कोई चीज़ होगी मैंने कहीं पे रख दी एंड वो आसपास का पूरा अपने एक मैप सा बना रही है 3D स्पेस में, ठीक है, फेयर इनफ। फोर्थ, इट इज़ अ सैटेलाइट बेस्ड टेक्निक दैट इंश्योर्स प्रिसाइज स्टैंडर्ड सर्वेस। अब अगर मैं ऑप्शंस की तरफ देखूं तो या तो अकेला 4 ओनली होता है ना, तो आई वुड हैव कंसिडर्ड, है ना। अब अगर मैं पहले 3 स्टेटमेंट्स को देखूं एंड ये 4th वन को देखूं तो उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हैं। ये जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं ये बात कर रही हैं कि ग्राउंड पे कोई चीज़ है, ग्राउंड पे आपको वो चीज़ रखनी है एंड वो आपके मैप मूव बनाती रहेगी, है ना, यही चीज़ हो रही है यहाँ पे। लेकिन ये कह रहा है क्योंकि सराउंडिंग्स की बात हो रही है, अब मैं जो स्पेस में अगर मैं चीज़ रखूँ तो स्पेस की सराउंडिंग तो स्पेस ही होगी ना, स्पेस की सराउंडिंग कांट बी अ फॉरेस्ट, ओके। लेकिन जो 4th स्टेटमेंट कह रही है कि ये तो स्पेस जो सैटेलाइट बेस्ड टेक्निक है, सैटेलाइट बेस्ड टेक्निक का मतलब है कि स्पेस में होगी, है ना। तो इसीलिए या तो 4th स्टेटमेंट करेक्ट है, या अब इनकी मुझे अगर मैं कहूँ कि मुझे डिटेल्स नहीं पता, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट अभी अगर मैं देखूँ तो ये तीनों स्टेटमेंट्स एक तरफ है एंड 4th वन एक तरफ है। तो अगर मैं 4th को एलिमिनेट करके देखूँ मेरे पास सिर्फ एक ही आंसर बचता है, दैट इज़ 1, 2 एंड 3, तो विच इज़ द करेक्ट आंसर, है ना। तो थोड़ा अपने जो कॉमन सेंस से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कीजिए जिनके बारे में नहीं पता। यूजुअली जो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन होते हैं, अगर बिल्कुल फैक्ट्स के ऊपर हम ना जाए, मान लीजिए मिलीमीटर है कि सेंटीमीटर है, दैट आई डू नॉट नो, लेकिन अगर मैं मान के चलूँ कि चलो जो इन्होंने लिखा है स्टेटमेंट के बेसिस को कंसिडर करने के लिए कि ये सही है, तो फिर भी सिंपली ये जो क्योंकि बिल्कुल ऑपोजिट वर्ल्ड की ही बात कर दी तो चीज़ें ऐसे एलिमिनेशन से होती हैं सॉल्व, ठीक है जी। इसके बाद है रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लॉन्च नेशनल GIS इनेबल्ड लैंड बैंक सिस्टम, ठीक है जी, कुछ मिनिस्ट्री ने कोई लॉन्च किया है ये, ठीक है। अब हमें इसके बारे में बतानी है स्टेटमेंट्स कौन सी करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट कह रही है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये डेटाबेस प्रोवाइड करेगा इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स ओवर साउथ इंडिया। अब दिस इज़ अ लिटिल ऑड थिंग कि भाई मिनिस्टर लॉन्च कर रहे हैं, या तो कोई स्टेट का मिनिस्टर लॉन्च करता तो हम मान लेते कि उन्होंने अपने स्टेट के लिए किया होगा, लेकिन अब जब इतनी बड़ी डेवलपमेंट कर रहा है देश का कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, तो क्या वो साउथ इंडिया के लिए करेगा? सिर्फ नॉर्थ इंडिया में क्या दिक्कत है? मगर ऐसा तो नहीं है कि स्टेट जो सैटेलाइट है वो सिर्फ उसी के ऊपर खड़ी होगी, सैटेलाइट तो पूरा इंडिया को ही कैप्चर कर लेगी तब, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी अर्किंग है। उसके बाद क्या है, द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म इंक्लूड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट फॉरेस्ट ड्रेनेज, ठीक है जी, किसी चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रही है, ओके, फेयर एनफ। थर्ड स्टेटमेंट इज इट विल हेल्प इंडिया इन अचीविंग इट्स टारगेट ऑफ 5 ट्रिलियन USD इकॉनमी, तो ओके मान लेते हैं इस चीज़ को। तो अब अगर मैं इस चीज़ को देखूं कि अगर ये स्टेटमेंट सही है तो क्या सिर्फ साउथ इंडिया से थोड़ी 5 ट्रिलियन USD इकॉनमी बन जाएगी? वो तो पूरे इंडिया को काम करना पड़ेगा ना। एंड ये कैसा रीजनल मिनिस्टर होगा कि सिर्फ साउथ इंडिया के लिए वो ये साइंटिफिक डेवलपमेंट कर रहा है एंड नॉर्थ इंडिया को उससे जो दूर रख रहा है ना। तो ये चीज़ मेरे लॉजिक को सेटिस्फाई नहीं कर रही। अगर मैं फर्स्ट को एलिमिनेट करके देखूँ तो फर्स्ट को एलिमिनेट करने से एक ही आंसर बनता है B। सो आई विल टेक अ लीप ऑफ फेथ एंड अगर मैं मार्क करूँगा तो ये करेक्ट आंसर है। अब ये जो लॉजिक है, आई अग्री विद यू गाइस कि ये सब क्वेश्चंस पर इतने अच्छे से वर्क नहीं करेंगे। सो दैट इज़ वेयर यू टेक अ कॉल। UPSC में है कि अगर यू आर मार्किंग अ रॉन्ग आंसर तो नेगेटिव मार्किंग है, बट PPSC 'ਚ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, PPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੌਜਿਕ ਡਰਿਵਨ ਆਂਸਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਰਕ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਓਕੇ, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, उन्होंने कुछ कूलिंग एमिशंस एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट निकाली है, ठीक है जी। आई हैव नो आइडिया, पता नहीं क्या रिपोर्ट है ये। पहली स्टेटमेंट, इट इज़ बेस्ड ऑन असेसमेंट ऑफ डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट बेनिफिट्स ऑफ एफिशिएंट एंड क्लाइमेट फ्रेंडली कूलिंग। अच्छा जी, सो बेसिकली जे मैं थोड़ा इन्हू समझने की कोशिश करा तो हो की रहा कि वो कह रहे हैं कि जे आप जो आप ACs यूज़ करते हैं ना कूलिंग ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਫਰੈਂਡਲੀ ਤੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਤੇ
क्लाइमेट फ्रेंडली कूलिंग भी हो रही है, ओके फेयर इनफ, ठीक है जी, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। दूसरी चीज़, इट लेज आउट एक्शंस दैट कैन बी टेकन टू डिलीवर एफिशिएंट एंड क्लाइमेट फ्रेंडली कूलिंग फॉर ऑल। तो मतलब कुछ एज स्टेटमेंट इजंट गिविंग अस एनी सच अ डाउटफुल थिंग कि जिस पे मैं किसी स्टेटमेंट पे शक कर सकूं कि ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंटली चल रही हैं, है ना। अब सो गिव्स मी अ रीज़न कि मैं दोनों को मार्क कर दूं विच इज़ द करेक्ट आंसर। बट इसमें अब हो क्या सकता है कि व्हेन थिंग्स कैन टोटली गो रॉन्ग, कि मान लीजिए इस कूलिंग रिपोर्ट में जो ये रिपोर्ट है ऐसी कुछ भी बात नहीं हो रही, लेकिन मेरा लॉजिक क्या कह रहा है कि दोनों स्टेटमेंट्स अगर ट्रू होंगी तो दोनों होंगी, या फिर होगा क्या कि इससे कोई रिलेशन ही नहीं होगा। सो अगेन दिस कैन बी ट्रू इन सम केसेस कि भाई जो स्टेटमेंट्स दी थी वो उस चीज़ से रिलेटेड ही नहीं थी, लेकिन अब अगर मैं रिपोर्ट का नाम भी देखूं एंड इनका जो स्टेटमेंट्स का भी अगर मैं जिस्ट निकालूं तो सभी कंसिस्टेंटली फॉल कर रही हैं। सो गिव्स मी अ फेयर डिस्क्रिशन कि भाई मैं इसके फेवर में मार्क कर दूं एंड दैट इज़ द करेक्ट आंसर एज वेल। सो अगेन वही चीज़ कि कितना आप रिस्क लेना चाहते हैं यूपीएससी में, वही चीज़ है कि अगर आपने ऑलरेडी डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस मार्क कर दिए हैं, इट डजंट मेक एनी सेंस कि आप अननेसेसरी रॉन्ग आंसर्स को मार्क करते रहो। जब या रॉन्ग आंसर्स भी, चलो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, आप ऐसे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते रहो जिसके बारे में आपको लेफ्ट राइट अंदाज़ा नहीं है, लेकिन इस केस में तो हमारे पास जो प्रिविलेज है उसको क्यों ना लें हम, है ना। सो दिस वॉज अ लिटिल पॉइंट दैट आई वॉन्टेड टू मेक कि पेपर में जाके डरने की ज़रूरत नहीं है। पेपर मुश्किल है, सभी के लिए मुश्किल है, बिल्कुल सच है, लेकिन हमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट वहीं पर ही करना पड़ेगा। बिकॉज अगर मैं इतना ऐसे ग्रेजुएशन के बाद, आई होप सभी ग्रेजुएशन के बाद ही पेपर दे रहे हैं, तो डिसेंट मेरे पास नॉलेज है, अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, तो इतना नॉलेज है कि मेरा लॉजिक स्ट्रॉन्ग है ना। तो मैं उस चीज़ को अब पेपर में बैठ ही गया हूँ, तो मैं वहाँ पर बैठ के हेड डाउन करने से बेटर है कि मैं थोड़ा मेहनत करूँ एंड वो जो क्वेश्चन जो क्रैक हो सकते हैं लॉजिक के बेसिस पर, उनके ऊपर काम करूँ। बाकी जो हमने पीछे ये जो पूरी आपको लिस्ट दी है, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि एटलीस्ट आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं इन चीज़ों को आप बिल्कुल मिस ना कीजिए एंड ये जो टॉपिक्स हैं थरली प्रिपेयर कीजिए। हो सके तो थोड़ा अपना एनालिसिस और वाइडर कीजिए, जितने ज़्यादा एग्जाम्स देंगे उसके बाद एनालाइज ज़रूर करें बैठ के, है ना। एनालाइज करने के बाद अपने जो वीक टॉपिक्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें एंड वीक टॉपिक्स के ऊपर काम करें, बिकॉज दैट इज़ हाउ वी विल बी फाइनली क्लियरिंग एन एग्ज़ाम, है ना। अदरवाइज़ तो ठीक है, फिर चीज़ें चलती रहेंगी जैसी हैं। एंड मोर अभी रिसेंटली ही जो हमारे आगे के कोर्सेज़ हैं, नैब तहसीलदार एज वेल एज पटवारी सेक्टर, इन सभी के लिए कोर्सेज़ भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगे। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट यू कैन परचेज दैम। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि खुद आप ये चीज़ों को एनालाइज करके अपना वो रास्ता निकाल सकते हैं, तो दैट इज़ अगेन गुड फॉर अस, है ना। एंड जो फ्री वीडियोस में अगेन एक छोटी सी चीज़ और बता दूं, फ्री वीडियोस जो हमारे आते हैं, प्री मिक्स, प्री क्योर, 2 मिनट सीरीज एक्सेट्रा, बहुत वाइड एंड एक्सपेंसिव कवरेज कर रहे हैं हम, पूरा जितना जहां तक जाया जा सकता है वो चीज़ें करवा रहे हैं। एंड इनफैक्ट अगर आप स्लीपी के कोई पुराने PDF खोल कर देखेंगे भी प्रीमिक्स प्री क्योर के, सो यू विल फाइंड के क्वेश्चंस मोर और लेस दे वर टॉट समवेयर इन द पास्ट। अब दिक्कत कहाँ है कि रिविजन की, कि चीज़ें हमने एक बार आपको पढ़ा दी एंड उसके बाद आपने भी वहीं पर ही छोड़ दी, रिवाइज़ कुछ नहीं किया। जब तक रिवाइज़ नहीं करेंगे चीज़ें पक्की नहीं होंगी, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वास्ट ओशन ऑफ नॉलेज। एंड जिस रास्ते पे बार बार वही चीज़ है, मान लीजिए मैं किसी नए शहर में गया हूँ, तो एक बार कोई बता देगा वहाँ से वहाँ जाना है, कहाँ कि उस रास्ते से वहाँ से लेफ़्ट मुड़ जाओ, वहाँ से राइट मुड़ जाओ एंड आगे पहुँच जाओगे। लेकिन जब मैं उस रूट को बार बार रोज़ में मान लीजिए वही रूट को फॉलो कर रहा हूँ, तो आई टेंड टू रिमेंबर थिंग्स। फिर मुझे ये भी याद रहता होता है कि इतने डिस्टेंस के बाद एक वहाँ पे शॉप आती है ना। तो द सेम थिंग इज़ रिगार्डिंग दिस, कि मान लीजिए आप बचपन से तो अब UPSC की तैयारी नहीं कर रहे ना, अभी जब तैयारी कर रहे हैं तो इसी नए सिटी में एक नए रोड की बात ही है, तो जितना ज़्यादा उस रोड पर चलेंगे उतनी ज़्यादा आपको चीज़ें रिटेन होंगी। सो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इतना वैसे आइडिया नहीं था, एजेंडा तो छोटा रखने का था, लेकिन अगेन चलो अगर काम आए तो लंबा वीडियो भी क्या, ठीक है जी। सो दैट इज़ ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।